हेलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, तो वीडियो जो है वो पॉलिटी बेस रहेगी अपनी आज की और इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि कई बार जो है वो डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कुछ इसमें रहने वाला, बड़े डिटेल से हम इस वीडियो को जानने वाले हैं। तो एंड तक जो है वीडियो को देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये असली में जो है वो एक राइट हैं, दिए गए हैं किसको, सिटीजन को। किसको दिए गए हैं जी, ये सिटीजन को दिए गए हैं। और ये किसके लिए दिए गए हैं कि अपने पास जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब जो गवर्नमेंट है, जो हमारा राजा है, इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए ये दिए गए हैं। सिटीजन इसकी पावर को जो है वो कंट्रोल कर सकता है, इसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कैसे कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि सपोज़ कोई भी पावर में आती है कोई भी सरकार, अगर वो बोलने लगती है किसी भी पर्टिकुलर समुदाय को या फिर लोगों को कि आज से आपको ये पर्टिकुलर जो है वो धर्म अपनाना है, तो वो क्या है जी, वो उनकी अपनी मनमर्जी है, वो अपने पावर से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको फंडामेंटल राइट दिया है कि हर व्यक्ति इंडिया में अपनी मर्जी से कोई भी धर्म सेलेक्ट कर सकता है, उसको मान सकता है। ओके, इस तरीके से उसको वो कंट्रोल करती है। दूसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। सपोज़ दो व्यक्ति हैं जी। ओके, एक तो बिलोंग करता है गवर्नमेंट से और एक है जी आम नागरिक, वो सिटीजन है। ओके, सपोज़ दोनों ने एक ही समय में सेम टाइप का क्राइम किया है, तो कानून जो है ऐसा नहीं बोल सकती कि जो सरकार में बैठा है या फिर जिसके पास पावर थोड़ी सी ज़्यादा है उसको जो है वो सज़ा कम मिलेगी और आम नागरिक को सज़ा ज़्यादा मिलेगी। दोनों के लिए जो कानून जो है वो बराबर है। तो ये रहता है जी राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, तो ये जो है आम नागरिक को बचाता है कि सभी के जो पनिशमेंट है, सभी के लिए जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है वो काम करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ फंडामेंटल्स राइट हमारे कितने हैं जी, 6 फंडामेंटल राइट हैं। 6 हमारे फंडामेंटल राइट हैं जी यहाँ पे। ओके, सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू लिबर्टी। ओके, उसके बाद है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये हम 6 फंडामेंटल राइट जो है वो पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्टिंग करेंगे अगर, तो ये आर्टिकल 12 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं जी, 32 तक जाते हैं फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 और 13 इसमें क्या है जी, इसमें डेफिनेशन बताई गई है जी फंडामेंटल राइट्स की। ओके, फंडामेंटल राइट को बताया गया है कि ये कब कब हम यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए है ये। ओके, फिर जो फंडामेंटल राइट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो आर्टिकल 14 से है। तो हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एनी पर्सन, यहाँ पे क्या लिखा है जी, पर्सन लिखा है, नॉट सिटीजन। इसका मतलब ये है आर्टिकल 14 हर एक व्यक्ति के लिए है जो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, कि उसको जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान रहेगा जो भारत में रह रहा है, वेदर इट इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट। ओके, वो सभी के सभी व्यक्ति जो विद इन टेरिटरी हैं इंडिया की, सभी के लिए कानून जो है वो बराबर रहेगा। आर्टिकल 14 ये बोलता है। ऐसा नहीं है कि ये हम किसी भी तरीके से भेदभाव कर सकते हैं। फिर आता है जी आर्टिकल 15। अच्छा, इसी को ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है। 14 जो आपको बोला है यहाँ पे एक्सेप्शन है। कैसा एक्सेप्शन है, सभी के लिए बराबर नहीं है। कुछ 2-3 व्यक्ति हैं ऐसे जिनके लिए ये नहीं मायने रखता। वो क्या है जी, वो है प्रेसिडेंट एंड उसके बाद फिर क्या आता है जी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनको जो है थोड़ी सी रियायत दी गई है आर्टिकल 14 में। ओके, इनको क्या कुछ दिया गया है, गवर्नर ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट जो है वो किसी, अगर वो अपने जो है वो
हैं अभी, ओके, अभी प्रेजेंट में गवर्नर है कोई या फिर प्रेजेंट में कोई प्रेसिडेंट है, तो उसको हम किसी भी कोर्ट में नहीं बुला सकते, कोर्ट प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं चल सकती। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ओके। ऐसा नहीं है कि हम उसको कोर्ट में ला सकते हैं। तो ये है जी स्पेशल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को रियायत, अदरवाइज सभी जो है इसके आगे समक्ष बराबर हैं। उसके बाद आता है आर्टिकल 15, ये बताता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 15 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिटीजन, अब मैं बात कर रहा हूँ जी सिटीजन की, पहले मैंने बात की थी व्यक्ति की, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वो व्यक्ति जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तभी आर्टिकल 15 जो है उसके लिए है। ये है कि हम किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके रिलीजन को देखकर, रेस को देखकर, कास्ट को देखकर, सेक्स को देखकर, क्या कहाँ पे उसका जन्म हुआ है या फिर कोई भी अन्य, ओके, उसको हम इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 ये हमको बताता है। अब हम बात करते हैं जी आर्टिकल 16 की, गारंटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो हमारी एम्प्लॉयमेंट होती हैं, नौकरियां होती हैं, ओके, इनमें जो है वो इक्वालिटी की बात कौन करता है जी, आर्टिकल 16 करता है। अगर वो इनमें इक्वालिटी की बात करता है तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या आता है जी, रिजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट आता है। मंडल कमीशन, BN मंडल जो है एक व्यक्ति थे, उनको जो है एक कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने बात की थी जी रिजर्वेशन की, ओके। तो 1979 में ये बना था। उस समय बताया गया था कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं हो सकती रिजर्वेशन, ओके, BN मंडल ने ही बताया था। तो आर्टिकल 16 में क्या बताता है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी ऑफिस है उसमें एम्प्लॉयमेंट और उसमें अपॉइंटमेंट, ओके, वो सभी के लिए वो बराबर रहेगी, ओके। नो सिटीजन सेल ओन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन से रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड इन एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। हम किसी भी तरीके से उसके रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे नहीं उसको हम भेदभाव कर सकते एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 बताता है जी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ये जो है वो गलत बताता है आर्टिकल 17, ओके। पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम है। आर्टिकल 18 क्या बताता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल को जो है वो ख़त्म करता है। टाइटल का मतलब है जैसे पहले किसी को दिया हुआ करते थे कि महाराजा धीराज ऐसे, ठीक है, तो ये इसलिए रखा गया है ताकि जब भी व्यक्ति आए, ऐसा नहीं है कि किसी का एक तो नाम सिंपल ले दिया कि राजू और दूसरे का नाम जो है वो भी राजू है बट उसको नाम क्या लिया गया, महाराजा धीराज राजू, ओके, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को अबोलिश करता है। बट हाँ ये है कि जैसे आर्मी का कोई व्यक्ति है, अगर वो मेजर है, कर्नल है, तो उसके आगे हम मेजर, कर्नल ऐसे जो है वो लेफ्टिनेंट है, ऐसे हम लगा सकते हैं। आर्टिकल 19 हमको जो है वो कुछ फ्रीडम देता है, लगभग ये 6 फ्रीडम है जी, इसके बारे में मैं बात करूँगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो है स्पीच दे सकते हैं, अपने व्यूज़ जो है प्रकट कर सकते हो। तो मीडिया की फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से ही रिलेटेड है। असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप असेंबल हो सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, आप यूनियन बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, किसी भी पार्ट में टेरिटरी ऑफ इंडिया के आप रह सकते हैं, ओके। और आप कोई भी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी बिजनेस करो, कुछ भी करो आप कर सकते हैं इंडिया में। तो ये आर्टिकल 19 आपको कुछ जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं जी आर्टिकल 20 के बारे में। अब ये थोड़ा सा जो है, चलो आपको जो है सभी तरीके की राइट्स दे दिए हैं, उसके साथ साथ अगर आपको कस्टडी में जाना पड़ता है, ओके, अगर आप कस्टडी में जाते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ राइट्स हैं। उसके बारे में आर्टिकल क्या क्या बात करता है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 3 आर्टिकल बड़े अच्छे हैं, इनको बड़े ध्यान से हम पढ़ने वाले हैं।
आर्टिकल 20 क्या बताता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अगर आप किसी भी क्राइम में रिगार्डिंग पकड़े गए हैं, ओके, आप जो है पुलिस ले गई है, तो वहाँ पे आपको जो है कुछ चीज़ें हैं वो आपको राइट्स उनसे मिलते हैं। 3 चीज़ें हैं जी। एक तो है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन ये है कि सपोज़ आपने आज टुडे कुछ क्राइम किया है, ओके, आज सपोज़ आपने कुछ क्राइम किया है, सपोज़ चोरी की है, और आज इस चोरी की जो सज़ा है वो है जी 2 साल की जेल। 2 साल की जेल है जी आज इस चोरी की, ओके। तो आपके ऊपर केस है जी। अब केस जो है वो चल चुका है। इसके 6 महीने बाद आपको जो है सज़ा नहीं मिली है चोरी की, बट ये हो चुका है कि जो चोरी की जो सज़ा है अब वो क्या रहेगी जी? 3 साल रहेगी। 3 साल जेल रहेगी जी चोरी की सज़ा। बट आपको जो है वो नहीं मिली अभी सज़ा। उसके जो है इस आज से 8 महीने बाद आपकी चोरी जो है, आपको चोरी की सज़ा मिलने लगती है। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आपको 3 साल की जेल काटनी पड़ेगी, आपको 2 साल की ही जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि जिस समय आपने चोरी की थी उस समय जो इसकी सज़ा थी वो 2 साल की जेल थी। ऐसा नहीं है, इसी वजह से इसको रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन बोलते हैं कि हम बैक नहीं जा सकते। कई एक्सेप्शन है जहाँ पे बैक जाते हैं, ओके, बट हम अगर आज कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो आज के हिसाब से ही उसको जो है वो सज़ा मिलने वाली है। डबल जियोपार्डी और पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ओके। ये नहीं है कि हम सिर्फ आपने कोई एक क्राइम किया है और उसको हम एक से ज़्यादा बार आपको सज़ा मिले। एक क्राइम की एक ही सज़ा होगी। कंपल्शन टू गिव सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, मतलब आपको पुलिस ये फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपने खिलाफ ही जो है वो गवाही दो, सबूत दो। खुद के खिलाफ नहीं दे सकते। कोई हमारे खिलाफ दे सकता है, हम खुद के खिलाफ नहीं दे सकते। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है अपने ऊपर, ओके। तो ये था जी आर्टिकल 20। उसके बाद फिर 21 आता है। तो 21A में आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन होता है जी एज 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक। फंडामेंटल राइट है ये कि वो एजुकेशन लेंगे, उनका ये फंडामेंटल राइट है। 86th अमेंडमेंट में आया था ये, और 2002 में इसको जो है वो लागू किया गया था। आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21 आपको बताते हैं जी। आर्टिकल 21 Constitution provides that no person shall be deprived of his life or personal liberty। कोई भी व्यक्ति उसकी लाइफ को नहीं छीन सकते, हम उसकी लाइफ को नहीं छीन सकते एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही हम करेंगे, अदरवाइज़ हम किसी की लाइफ को, उसकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को, जो लॉ है, हमारा कानून है, हम फांसी नहीं दे सकते। ये वो आपको बोला है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि कानून के हिसाब से है। कानून में अगर उसने ऐसा अपराध किया है कि वहाँ फांसी की सज़ा है तो उसको वो मिलेगी। अब आर्टिकल 22 आता है जी। प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट। अब आपको अगर कोई आपको अरेस्ट कर लेता है, आपको उसको 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है उसके नियरेस्ट जो भी जज है, जो भी उसके पास अदालत है, ओके। तो ये आर्टिकल 22 यहाँ पे बताने लगा है। आर्टिकल 23 आपको बताते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपका कोई एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। एक्सप्लॉयट का मतलब है जैसे कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। जैसे कि हम ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते, मतलब हम ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकते व्यक्तियों का, ह्यूमंस का, ओके। या फिर हम किसी भी बच्चे को फोर्स लेबर नहीं करा सकते, ओके। अपने मन मर्जी से काम नहीं करा सकते, ओके। तो इस तरीके से जो है ये रखा गया है
आर्टिकल 23 जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से किसी के ऊपर पब्लिकली जो है वो कुछ भी ऐसे नहीं, जैसे इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ द, ये रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हम, ये आर्टिकल 23 बताता है। ओके, तो इस तरीके से ये बताया गया है जी। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बताता है विच प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क। मतलब अगर कोई भी बच्चा 14 साल से कम है उसको हम काम नहीं करा सकते, 14 साल से कम है उसको हम फोर्स लेबर नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 बताता है जैसे कि फैक्ट्री में काम करना या फिर किसी भी ऐसी जगह पे काम करना। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अगर सपोज़ कोई एक 10 साल का बच्चा है और उनकी कोई एक शॉप है तो 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए जो है वो पापा ने बैठा दिया कि मैं खाना खा के आता हूँ, आप यहाँ पे बैठो, कि उसको हम फोर्स लेबर नहीं बोल सकते। ओके, वो एक घर का काम है। ओके, उसके बाद फिर आता है जी आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 से 28 तक जो है वो धर्म के रिगार्डिंग फ्रीडम है। धर्म के रिगार्डिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी धर्म चूज़ कर सकते हो। ओके, उसका प्रचार कर सकते हो। तो इस तरीके से आर्टिकल 25 से 28 तक ये बताया गया है। आर्टिकल 29 में क्या है जी, वेयर अ रिलीजियस कम्युनिटी इन माइनॉरिटी, जहाँ पे जो भी समुदाय माइनॉरिटी में होता है, अल्पसंख्यक में होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इट्स कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग दैट द स्टेट शैल नॉट इम्पोज अपॉन इट एनी कल्चर अदर देन कम्युनिटीज शोन कल्चर। अब ये बताया गया है कि अगर किसी भी जगह पे कोई समुदाय माइनॉरिटी में है तो स्टेट जो है उसको स्टेट जो है उसको सपोर्ट करती है कि वो अपने धर्म को बढ़ाए। ओके, बट वो ऐसा नहीं है कि वो किसी के ऊपर जो है वो मनमर्जी कर सकते हैं, वो समुदाय मनमर्जी नहीं कर सकता, हाँ अपने उसका प्रचार कर सकता है। ओके, इसमें जो है वो स्टेट उसका सपोर्ट करेगी। आर्टिकल 30 क्या बताता है, सच कम्युनिटी शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स चॉइस। अब आपको पता है कि हम किसी भी धर्म के आधार पे ऐसे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बना सकते। ओके, ऐसा हम नहीं है कि हम किसी को पढ़ाने लग गए। ओके, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म जो है वो कुछ जो है अपने खुद के स्कूल खोल लेगा। बट हाँ ये है कि जहाँ पे जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वो ये कर सकती है अपने उसको बढ़ावा देने के लिए। ओके, अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये सब प्रैक्टिस वो कर सकती है। आर्टिकल 30 में ये बताता है। आर्टिकल 31 क्या बताता है, फुल कंपनसेशन हैज़ टू बी पेड इफ़ द स्टेट सीक्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट को पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है। ओके, अगर कोई भी समुदाय जो माइनॉरिटी है उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और वो जगह जो है वो स्टेट एक्वायर कर लेता है तो उसको फुल कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा। आर्टिकल 32 क्या बताता है जी, ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है इसको, ये आत्मा है किसकी, संविधान की, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। कई बार ऐसा है कि हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो छीन लिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो छीन लिए जाते हैं, तब आर्टिकल 32 जो है वो हमको सपोर्ट करता है। और यहाँ से फिर क्या आती हैं, रीट्स आती हैं, हमारी 5 रीट्स हैं जी, वो जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट उनको लागू करता है और हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। तो ये थे जी हमारे 12 से लेकर के 32 तक फंडामेंटल राइट्स। ओके, कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन अगर मैं बोल के नहीं समझा पाया तो आपको वो लिखी हुई है, आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ओके कि इसमें जो है वो हम क्या कैसे आगे और दूसरी वीडियो ले करके आए। थैंक यू।